हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया। स्टूडेंट्स, सीयूईटी की स्प्रिंट सीरीज में आज का हमारा जो चैप्टर कवर अप करने का है वो रहेगा कोर मैथ्स के लिए प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोग ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वन शॉट के नाम से हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जो सिर्फ सेक्शन ए के पार्ट में आना है। बिकॉज सेक्शन ए में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सिर्फ दो ही टॉपिक आना है, विच आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जो हमारे लिए कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा। बट कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि सेक्शन B1 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी से 4 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स को नहीं करने हैं। तो अगर आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट कोर मैथ्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका पूरा एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी इस वीडियो के अंदर कवर अप होगा। ऑलरेडी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स होते हैं कोर मैथ्स के लिए, बट क्योंकि हम लोग द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कवर अप कर चुके हैं, तो जो बाकी के 4 टॉपिक हमारे पास हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखेंगे प्रोबेबिलिटी के क्या होते हैं। देन हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रॉपर्टी को भी रिवाइज करेंगे। एंड देन जो बेयर्स थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे टॉपिक्स के एक बार हम लोग ब्रीफ पढ़ लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ भी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले की बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की, तो हमारे को पता है बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो आप लोग क्लास 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आज भी एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, और कई क्वेश्चंस में हम लोग इसको डायरेक्टली यूज भी करते हैं, ठीक है, इवन फॉर सीयूटी ऑल्सो। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, अगर इवेंट का नाम ए है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए या फिर सेट ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि जो टोटल हमारे पास सेट होगा ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब हमारे को पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी डिनोट की जाती है पी ऑफ ए बार से या फिर पी ऑफ ए डैश से, ठीक है। दोनों ही सिंबल हमारे पास नॉट ए रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ए बार का सिंबल हो या ए डैश का सिंबल, और उनकी प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बिल्कुल बेसिक बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। देन बेटा हमारे पास जो आपके पास फॉर्मूले आते हैं हमारे पास किसके, प्रोबेबिलिटी के, वो अब लोग हम देखते हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे, कवर अप करते हैं नेक्स्ट पेज पे ही, ठीक है। फॉर्मूले ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप या फिर इसको बोल सकते हो कि बेसिक फॉर्मूले ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, ठीक है, जिसको हम बोलते थे कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम पढ़ते थे अंडर द टॉपिक ऑफ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट अब उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारे सीयूटी के एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट यस, ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमारे क्लास 12th में भी यूज होते हैं, तो उनको पढ़ना हमारे को बहुत जरूरी है। तो बेसिक फॉर्मूले ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी कि अगर आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, या फिर सिंपली अगर आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब हमारे को सिंबॉलिकली इट मींस हमारे को फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, कि और ऑपरेशन हमारा डिनोट किया जाता है यूनियन से, एंड इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास बेटा सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास कभी ऐसा भी लिखा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी,
तो इसका मतलब भी आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कि हमारे को यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी बोले, या फिर सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोले, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी बोले, तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर? देन बेटा अगर कभी आपको बोला जाए कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्या बोला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब हमारे को फाइंड आउट करना है, इट मींस हमारे को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास इसी फॉर्मूले से आएगा। आप इसको इधर और इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जब आपसे प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जाए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। देन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी बोला जाए फाइंड आउट करने के लिए, तो इट मींस आपको फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, या फिर ए बार यूनियन बी बार, एंड इट इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे मिलता है ये, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, या फिर आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, अगर ये बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब हमारे को फाइंड आउट करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड विच इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब तक टोटल 4 फॉर्मूले हो चुके हैं, एक फॉर्मूला और है। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, या फिर आपको बोला जाए कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, या फिर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो यानी कि हमारे को फाइंड आउट करना है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बोल सकते हो, और इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश से भी डिनोट कर सकते हो, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये हमारे पास ये 5 बेसिक फॉर्मूले थे जो आप क्लास 11th में पढ़ते हो अंडर द टॉपिक ऑफ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपके पास क्लास 12th में भी यूज होते हैं, तो इसलिए हमारे को इनको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी था। अब हम लोग अपने पहले टॉपिक पर आते हैं जो क्लास 12th का है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक आपने क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, बस हमें एक बार फटाफट रिवाइज करने और फिर क्वेश्चंस देखने की मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में सीयूटी के लिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्या कहता है हमारे को कि अगर ए एंड बी आपके पास 2 इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ठीक है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, देन P ऑफ A ऑब्लिक B जो होता है ये डिनोट क्या करता है, इट डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नोन। जब A की प्रोबेबिलिटी, जब B की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे को बी की प्रोबेबिलिटी पता चल चुकी है तो बताओ कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस चीज को डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए ऑब्लिक बी से, और उसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन किया जाता है
इट इज बाय द फॉर्मूला ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो दैट मींस जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है सॉरी आपको, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो आपके पास दोनों इवेंट है उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा न्यूमरेटर में आएगी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A विच इज सेम एज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला रहेगा। क्लियर? किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और ऐसा कोई अलग से फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि आपको कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है आपको वो यूज करके फिर अपने आगे जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यही बेसिक बात है हमारे पास। उसके बाद आता है बेटा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सेम कि टू इवेंट्स A एंड B, अगर दो इवेंट्स हैं A एंड B आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, उनको क्या बोला जाता है बेटा? इंडिपेंडेंट बोला जाता है। कब? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बेटा आप यहां से आप नाम्स के थ्रू मत समझेगा, बिकॉज अगर आप समझ रहे इंडी मतलब दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है, दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वो चीज होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दो इवेंट अगर A एंड B है तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलेंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल आएगा 0 के, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अगर दो सेट्स के बीच में या फिर दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, बट अगर हमारे पास दो इवेंट्स इस तरह से कि उनकी प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है उनके इंटरसेक्शन के, तो दैट मींस वो इवेंट क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर A इंटरसेक्शन B ये बनेगा तो A इंटरसेक्शन B डैश भी क्या बनेगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोग क्लास 12th में करते थे, एनसीईआरटी में भी रहता था हमारे पास। देन अगर आपके पास है P ऑफ क्या बोलते हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B, तो वो बन जाएगा P ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर अगर आप बोलो तो ये हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश कि नाइदर A नॉर B, तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो इवेंट है A एंड B और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बेटा ये सारी कंडीशन, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देन आपको बस एक छोटी सी बात और याद रखनी है जो मैं हमेशा बताता हूँ प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का, अगर हमारे पास क्वेश्चन है किसका? विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर क्वेश्चन किसका है हमारे पास? विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम वहां पर क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। आप क्या यूज करोगे वहां पर? हमेशा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे सपोज करो कि हमारे पास 12 में से, ठीक है, 12 में से 3 आपने क्या करे? मैंगोस पिक करे। क्या करे? 3 मैंगोस पिक करेंगे। ठीक है, बट हमारे को क्या बोला गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट पिक करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि जब आप तीन आम के लिए, जब पहला आपने आम निकाला, पहला मैंगो निकाला, आपने उसको चेक करा जो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, और फिर उसको साइड में अगर रख दिया, वापस टोकरी में नहीं डाला, तो अब क्या होगा कि एक आउटकम कम हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करी जाएगी? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। फिर अब नेक्स्ट वाले मैंगो के लिए क्या होगा? उसका आउटकम चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर क्या होगा? आपके पास जितने बचे हैं उसमें से आपको पिक करना पड़ेगा। तो यानी जो टोटल है आपके पास वो हमेशा क्या हो रहा है? जो टोटल आइटम्स थे वो हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो अगर टोटल आइटम्स आपके बार बार चेंज हो रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारे पास क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला इवेंट है। ठीक है,
तो बेटा ये हमारे पास बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, और जो आपका फेवरेबल आउटकम और में टोटल आउटकम का कॉन्सेप्ट है वो तो यूज होता ही होता है। तो ये बेटा बात होगी किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो टॉपिक है आप लोग सब्जेक्टिव वे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो वो, आप सीबीएसई के एग्जाम के लिए, ठीक है। हमें पता है जनरली इसमें से हमारे पास या तो केस स्टडी बनती थी, या फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था वो 4 मार्कर क्वेश्चन बनता था हमारे पास, या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन बनता था। 4 तो अब नहीं आता है, 3 या 5 में ही बनता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये टॉपिक हमारे पास जनरली सब्जेक्टिव वे से पूछा जाता है, बट यस ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। बट अब आपको इसमें क्या करना है कि पूरा सब्जेक्टिव वे में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा जो आपके पैरामीटर्स है, जैसे इसमें हम बात करेंगे अभी इवेंट्स की, E1 E2 ए की, फिर वो आपको फाइंड आउट करके सीधा उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है ना। बेयस थ्योरम हमारे को एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता है जिसके थ्रू हम लोग, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मल्टीपल कंडीशंस जनरेट हो रही हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल हमारे पास डाटा है या फिर मल्टीपल फैक्ट्स क्वेश्चन के अंदर है, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेस थ्योरम का क्वेश्चन अगर मान लो आपको पता लग गया कि यस इट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर, सबसे पहले क्या करते हैं, इवेंट्स बनाते हैं। मैं पहले आपको पूरा सब्जेक्टिव वे में जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो लेट देयर बी इवेंट्स, सबसे पहले हम इवेंट बनाते हैं बेटा E1। E1 हमेशा उस इवेंट को आपने बनाना है whose probability is to be found, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या करोगे, हमेशा इवेंट E1 बनाओगे, E1 नाम दोगे। फिर आपको इवेंट E2 या E3 या E4 भी बनाने पड़ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में E1 E2 ही रहते हैं, बट यस कुछ क्वेश्चंस में E3 E4 तक भी जाते हैं। तो ये इवेंट सारे क्या होते हैं हमारे पास, जो E1 के अलावा होंगे ये सारे हमारे होंगे इवेंट्स ऑपोजिट टू E1। सपोज करो कि हमारे पास जैसे 3 बॉक्सेस हैं अलग अलग, या 3 बैग्स हैं, और उन 3 बैग में से किसी एक बैग में से प्रोबेबिलिटी बॉल एक ड्रॉ करी गई, ठीक है, और भले बहुत कुछ हुआ कि भाई कलर वगैरह देखा, हम सब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कि एंड में क्या पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ करी गई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि E1 इवेंट क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। E3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 3। क्योंकि क्वेश्चन में 3 बैग थे तो हमारे पास E1 E2 E3 बनेगा। अब जैसे कई बार डाई का क्वेश्चन आता है, तो डाई में मान लो फाइनली आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अकर्ड। तो E1 क्या हो जाएगा हमारे पास कि डाई शोड 6। E2 क्या हो जाएगा, डाई डज नॉट शोड डिडंट शोड 6, ठीक है। तो या फिर डाइड आपके पास अलग अलग भी बता सकते हो कि डाइड शोड 1 2 3 4 5, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो जनरली हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में E1 E2 में काम चल जाता है, बट यस देयर आर क्वेश्चंस जहां पर हमारे को E3 E4 तक की भी जरूरत पड़ती है। तो E1 इवेंट वो हो गया, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। और E2 E3 एंड सो ऑन ये सारे वो इवेंट्स हो गए जो आपके पास E1 के ऑपोजिट बनेंगे। देन हमारा इवेंट बनेगा ए इवेंट क्या बनेगा हमारे पास, इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा जब आपके पास बेस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एक आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इवेंट गिवन होगी कि अगर ऐसा हुआ, अगर बॉल का कलर रेड आया तो बताइए कि ये जो बॉल निकाली गई थी वो हमारे पास क्या है, बैग 1 से निकल गई है। आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी होता रहा, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती थी, बट यहां पर हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉल निकाली उसका कलर रेड आया तो बताओ ये बैग 1 में से है। तो हो सकता है कि पहले हमारे पास क्या है 3-4 अलग अलग बैग्स हैं या 2 बैग्स हैं, पहले आपको बैग सिलेक्ट करना होगा, देन उस बैग में से एक बॉल ड्रॉ करनी होगी, फिर उसका कलर नोट करना होगा। तो हमारे पास इवेंट्स जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं 2 से। तो जब भी 2 से ज्यादा आपके पास इवेंट बने और आपके पास कंडीशंस के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो वो हमेशा किसका क्वेश्चन होता है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। हमेशा किसका क्वेश्चन होता है बेटा, वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। फिर आपको फाइंड आउट करनी होती है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फाइंड क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, या फिर आप ऐसे देखो नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। फिर आप फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2,
और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई3। ये जो बेटा तीनों प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, नीचे वाली और ऊपर वाली, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको क्वेश्चन में से ही मिलेंगी। ध्यान रखना कि क्या बोल, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर आइदर गिवन इन क्वेश्चन और यूज कॉमन सेंस या फिर कई बार लॉजिक। ठीक है, तो मतलब अलग से आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना, ऑल्दो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, कई बार जैसे सपोज करो कि आपसे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ, कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा चल रहा है कि आप या तो क्वेश्चन का आंसर जानते हो या तो आप क्वेश्चन का आंसर गेस करते हो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और आपको बताया गया कि इसका आंसर ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी की आपने गेस किया था। तो E1 बन जाएगा कि यू गेस इज द क्वेश्चन, E2 बन जाएगा उसका अपोजिट कि यू नो द आंसर, और ए क्या है कि द आंसर इज करेक्ट। फिर आप P ऑफ E1 P ऑफ E2 निकालेंगे, फिर A ऑब्लिक E1 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट व्हेन यू गेस इज द आंसर। तो आपको मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 4 ऑप्शंस, तो हमारे को पता है कि भाई गैस करके ठीक होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/4। तो A ऑब्लिक E1 में आपका क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जब आप गैस कर रहे हो वो 1/4 होगी। और P ऑफ A ऑब्लिक E2 क्या होगा बेटा हमारे पास, कि प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर। अब अगर आपको आंसर पता ही है तो बेटा उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%, तो वहां पर आ जाएगा 1। तो इसके लिए हमने कोई दोनों केसेस में हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, हमने लॉजिक यूज करा, कॉमन सेंस यूज करी। तो इसी तरह से आपको सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होगी। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो E1 E2 E3 करके सारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, ठीक है, जैसे याद रखना P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3, या फिर अगर और भी है, इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, अगर इनका सम 1 नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आपने कहीं पर कैलकुलेशन में गलती करी है, इनको कैलकुलेट करने में गलती करी है। याद रखना बेटा इनका सम हमेशा क्या रहता है, 1। फिर अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा ही क्या होगा, P ऑफ E1 ऑब्लिक ए, बिकॉज हमने इवेंट इस तरह से अरेंज करे हैं, इस तरह से सेटअप करे हैं कि हमेशा हमारे को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होगा, P ऑफ E1 ऑब्लिक ए। और P ऑफ E1 ऑब्लिक ए का मतलब हुआ हमारे पास P ऑफ E1, और यही हमारे पास बेटा बेस थ्योरम है जो ये फॉर्मूले से डिफाइन होता है, P ऑफ A ऑब्लिक E1। फिर यही चीज बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगी, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2 एंड प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E3। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, बेस थ्योरम का। ठीक है, ध्यान रखना हमारे पास क्या होता है, बेस थ्योरम का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर। और हमारे पास जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है, एक्चुअली वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इट इज एक्चुअली व्हाट, द टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ये वाली क्या, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कि जो ए है हमारे पास वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के गिवन होने की, और वो किसके इक्वल होती है, इन सब चीजों के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ गया किसका, बेस थ्योरम का। अब बेस थ्योरम का जब भी क्वेश्चन आए तो बेटा आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर के ये आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का ही है। और उसके लिए मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, कि आपको को देखना है कि क्वेश्चन में क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशंस गिवन है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा कंडीशंस गिवन है तो दैट मींस वो हमारा क्वेश्चन बन सकता है किसका, दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। बट अगर क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बेस थ्योरम का है, हमने इवेंट बनाने शुरू कर दिए, बट कई बार ऐसे होगा कि आप लोग इवेंट बनाने शुरू करोगे, आप E1 बनाओगे, आप E2 बनाओगे। देखो E1 E2 बनाना तो सबसे आसान काम है, कि क्वेश्चन में आपको हमेशा लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बोली गई है उसी दिस जो हम बोल रहे हैं उसको आप E1 मान लोगे, फिर उसके ऑपोजिट इवेंट भी तैयार हो जाएगा। बट कई बार क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी कि आपको ये ए नहीं मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा, ये इवेंट गिवन नहीं बनेगा, तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हमेशा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या है, कि अगर कोई इवेंट गिवन है तो उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, फिर किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, P ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E3। ठीक है, और ये क्या है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास सारी चीजें क्या हैं, ये E1 E2 E3 क्या है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जो आपके पास उस क्वेश्चन से या फिर उस कंडीशन से जो एसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बेटा अल्टीमेटली होना क्या है कि जो P ऑफ ए है वो क्या बनना है, P ऑफ E1 है। अब हमारे पास P ऑफ ए ऑब्लिक E1 का मतलब क्या हुआ, P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन में P ऑफ E1, ये कैंसिल आउट। ऐसे ही P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए ऑब्लिक E2 अपॉन में P ऑफ E2, ये कैंसिल आउट, एंड सो ऑन चलेगा। अगर मैं दो का एग्जांपल लेके चलूं सिर्फ यहां पर, तो P ऑफ ए किसके इक्वल आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, सॉरी ये इंटरसेक्शन था, तो ये हमारे पास बन जाता है। और यही हमारे पास क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हमारे पास हम लोग फाइनली इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद P ऑफ E1, ताकि ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके इसको हम लोग। ठीक है, ये है कि कोई भी एक इवेंट ए है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो हमारे पास सम टोटल होगा किसका, ऑल द, क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स है जो कॉमन रहेंगे हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट के साथ। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास बैग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग, कि सपोज करो हमारे पास एक बैग है, ठीक है, या फिर दो बैग्स वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। बैग 1 में कुछ ए बॉल कुछ रेड कलर की है, बी बॉल कुछ हमारे पास ब्लैक कलर की। सपोज करो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने क्या करा, एक बॉल यहाँ पर ट्रांसफर करी, इस बैग में ऑलरेडी सी बॉल रेड कलर्स की थी, डी बॉल्स ब्लू कलर की थी। एक बॉल जो है हमने यहाँ पर ट्रांसफर करी, फिर हमने क्या करा, एक बॉल निकाली और हमने बोला कि ये जो बॉल निकली है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी रेड कलर की है। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन आ रही है जी, पहले फर्स्ट बैग से बॉल निकालनी है और सेकंड बॉल में डालनी है, सेकंड बैग में डालनी है, फिर सेकंड बॉल से बैग से बॉल निकालनी है, और जी फिर बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास बॉल आएगी वो रेड कलर की आएगी। तो हमें लगेगा कि जी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे E1 से। E1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, E1 क्या बनेगा कि जो हमारे पास सेकंड बॉल निकली है, फर्स्ट बॉल निकली हमारे पास, ये सेकंड बॉल जो निकली हमारे पास यानी सेकंड बैग से जो बॉल निकली, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड बॉल बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि आप बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग जो है वो क्या है, रेड है। फिर E2 क्या हो जाएगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम इसका अपोजिट सेकंड बैग इज ब्लैक, यही होगा। बट मेरे को क्वेश्चन में ए कुछ नहीं गिवन है, मुझे ये बोला गया कि एक बॉल यहां पर डाली गई है फर्स्ट बैग से निकाल के सेकंड बैग में, पर वो बॉल कौन सी है, क्या उसका कलर है, ये सब हमें नहीं बताया। तो क्वेश्चन हमारा जो था कि बेस थ्योरम का ही है, बट वो हमारे पास बेस थ्योरम का वजह में ए नहीं मिल पा रहा, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, जो इवेंट गिवन है वो क्लियर नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपके पास जो गिवन इवेंट है वो क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब अगर हमारा क्वेश्चन बन गया बेटा वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो हमारे को कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। क्या, जिसको आपने E1 माना था ना उसको आप ए मान लो। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, हमने पहले E1 किसको माना हुआ था, E1 माना हुआ था हमने किसको कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, और इसी के अपोजिट हमने E2 माना हुआ था, बट ये हमारे पास नहीं बना, तो हमने क्या करना है, E1 को हटा देना है और इसी को हमने क्या मान लेना है, ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी क्वेश्चन में हमारे को ए नहीं मिलेगा, हमें जो लग रहा था कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और हमारे को ए नहीं मिल रहा, वो हमेशा बेटा हमारा क्वेश्चन बनेगा किसका, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, और हमारे को उसमें ए की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो जिसको हम लोग E1 मान के चल रहे थे उसको हम लोग क्या मान लेंगे अब, ए, और फिर क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि E1 या E2 या कभी यार E3 भी जरूरत पड़े तो क्या वो बेसिक एलिमेंट्री इवेंट्स बन सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ए है वो हमारे पास सेकंड बैग में से बॉल निकालने की बात हो रही है, फिर सेकंड बॉल निकालने की बात हो रही है, तो फर्स्ट की बात नहीं हो रही। तो हमने क्या ले लिया कि जो फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉन हुई है, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो उसका अपोजिट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज ब्लैक।
ठीक है, आप लोग क्या करोगे, सारी वही कंडीशंस लगाओगे और फाइनली हमारे को जो फाइंड आउट करना होगा वो क्या फाइंड आउट करना होगा, हमारे को पी ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। तो पी ऑफ ई वन निकाल लेंगे हम लोग, वो हो जाएगा ए अपॉन में ए प्लस बी। पी ऑफ ई टू निकल जाएगा, वो हो जाएगा बी अपॉन में ए प्लस बी, है ना। फिर ए ऑब्लिक इवन का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो सेकंड बैग से बॉल निकली है रेड, कब, जब फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाली थी वो भी रेड थी, तो उसका मतलब यहां पर अब एक रेड बॉल एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी प्लस वन अपॉन में सी प्लस वन प्लस डी। ठीक है, सी प्लस वन हमारे पास टोटल रेड बॉल्स हो जाएंगी और सी प्लस वन प्लस डी हमारे पास टोटल बॉल्स हो जाएंगी। ऐसे फिर ए ऑब्लिक ई टू का मतलब कि प्रोबेबिलिटी, या फिर मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं अगर नंबर से कंफ्यूजन हो रही है। सपोज करो यहां पर 5 रेड है और 4 ब्लैक है, इसमें से एक बॉल निकाली और इसके अंदर ऑलरेडी 6 रेड और 5 ब्लैक थी, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास जो इवेंट्स बनेंगे क्या बनेंगे, अगर मैं पी ऑफ इवन की बात करूंगा तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज रेड, कि पहले बैग में से जो बॉल निकली है फर्स्ट वाली वो रेड है, तो यानी 5/9, बिकॉज 5 रेड है, ये 5/9 है, ठीक है, इसको 3/9 मत समझना, ये 5/9 है, ठीक है ना। हमारे पास ये 5/5 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 5/9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही पी ऑफ ई टू की जो फर्स्ट बैग से बॉल निकली है वो ब्लैक है, तो वो आ जाएगा जी 4/9, ठीक है। अब यहां से एक बॉल निकल गई, हमें नहीं पता कि कौन से कलर की निकली है, तभी ये तो हमारे पास क्या बना है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना है। फिर हमने बोला कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी की बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड, कब, इफ रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, इफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इज रेड, कि सेकंड बैग में से रेड बॉल निकली है कब, जब फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकली है। अब अगर बेटा फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकली तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब हमारे पास एक रेड बॉल एक्स्ट्रा होगी, तो 7 रेड है और ब्लैक कितनी है, 5 ही है। तो अब हमारे पास रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/12, ठीक है। फिर ऐसे ही पी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी कि जो सेकंड बॉल है हमारे पास वो हमारे पास रेड है, जो बॉल जो सेकंड बैग से निकली है वो रेड है, कब, जब फर्स्ट बैग से बॉल निकली थी ब्लैक। अब इसमें से बेटा ब्लैक बॉल निकलेगी तो होगा क्या, यहाँ पर 6 ब्लैक हो जाएंगी और 6 तो रेड है ही है। तो अब हमारे पास पूछा है उसने कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 6/12 हो जाएगी। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता लग जाएगी। जैसे कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी पी ऑफ, सॉरी, वो आएगा हमारे पास पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई वन प्लस पी ऑफ ई टू 4/9 इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू। अगर E3 वाला केस होता तो उसमें हम वो भी ऐड कर देते, तो एलसीएम तो इनका सेम ही आ रहा है, 9 × 12, ये आ गया 7 5 ज़ा 35 और 6 4 ज़ा 24, तो ये 5 + 4 9, 3 + 2, तो 59/108 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा कोई भी क्वेश्चन किसका बन जाता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। बट एक्चुअली जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो इवेंट हमारे को गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सम टोटल होती है हमारे पास इनका। क्लियर बच्चे, तो हमारे पास जो थ्योरी है बेटा वो यहीं तक है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट वीडियो में हमने उसको कवर अप कर लिया है पूरे डिटेल में, सिर्फ 2 टॉपिक की वो पूरी वीडियो बनी थी। अब यहाँ पर हमने बेस थ्योरम का टॉपिक और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमारा एक तरह से साथ में ही चलता है, पैरेलल ही चलता है। तो इसलिए टोटल आप देखेंगे ब्रॉडली हमने 3 बड़े टॉपिक करे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, फिर इंडिपेंडेंट के साथ हमने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी पढ़ा, और देन हमारे पास अब ये बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात होती है। क्लियर बच्चे, तो अब बेटा हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी भी एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो सके। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि अगर P ऑफ A 1/2 है, P ऑफ B 0 है, तो देन P ऑफ A ऑब्लिक B क्या होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हमें पता है कि P ऑफ A ऑब्लिक B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे को ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 है। अब बेटा हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो हमारे को पता है कि ये चीज क्या हो जाएगी, इट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट विल बी नॉट डिफाइंड, तो यानी ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास। देन बेटा हमारे को बोला गया कि ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट कि P ऑफ A ऑब्लिक B इक्वल है P ऑफ B ऑब्लिक E के, तो दैट मींस
P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B आपके पास इक्वल है P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A के। अब हमें पता है बेटा A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A का मतलब सेम बात ही होगी, तो इसका मतलब P ऑफ A किसके इक्वल आ गया, P ऑफ B के। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा बेटा तो हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने बेटा फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, आपने इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है और फिर आंसर पर पहुंच जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, अब आपको क्या चाहिए, एक इवन प्राइम नंबर चाहिए ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। बड़ा ध्यान समझना कि आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई, ऑन ईच डाई का मतलब दोनों डाई पर आपको क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर। अब यार इवन प्राइम नंबर तो दुनिया में एक ही होता है सिर्फ, कौन होता है वो, 2। अब दोनों पर वही चाहिए तो यानी हमारे को क्या चाहिए, 2,2 चाहिए। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2,2 कब, जब दो डाइस को, वरना पेयर ऑफ डाइस रोल, जब डाई का पेयर यानी दो डाई को रोल करा गया है। और बेटा 2,2 एक सिंगल आउटकम है हमारे पास। 2,2 जैसे कितना आउटकम होते हैं उससे, जब दो डाई को एक साथ फेंका जाता है, हमें पता है 36 आउटकम होते हैं, उनमें से कोई ये एक आउटकम है तो यानी 1/36 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आंसर आ गया अगेन ऑप्शन डी। ठीक है, इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है 2, तो यानी दोनों डाइस पर आपको क्या चाहिए, 2 और 2 चाहिए। फिर 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, अब आपके पास ये 4 कंडीशन दे रखी है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। अब ये दे रखिए कि पी ऑफ ए डैश इन, यहां पर इनटू होना चाहिए था ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आना चाहिए पी ऑफ ए डैश इंटर बी बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू में 1 माइनस पी ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास अब ऑप्शन है। तो अब देखो हमारे को पता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने अभी आपको लिखवाया भी था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो साथ में ये वाली कंडीशंस भी फॉलो होंगी कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो वो इक्वल होगा पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश के, विच मीन्स हमारे पास ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट थी। यहां पर बस वो इंटरसेक्शन का सिंबल डलना टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, a coin is tossed, a reports that a head appears, the probability that actually there was head। तो एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल में भी है। बेस थ्योरम से जो पहली वाली एक्सरसाइज है 13.3, उसका जो लास्ट एग्जांपल है, जो उस 13.3 स्टार्ट होने से पहले जो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास वो इसी तरह से है, सेम तो नहीं है बट वहां पे डाई का था, यहाँ पर कॉइन का है। तो देखो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर एक्चुअली वाज अ हेड। तो हमने क्या लिया, इवेंट लिया, इवन क्योंकि हमें पता लग गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इवन क्या है हमारे पास कि कॉइन शो हेड, ठीक, कॉइन शोज हेड। ठीक है जी, तो E2 इसका उल्टा होना चाहिए, तो कॉइन डज नॉट शो हेड। अब दो ही चीजें, या तो कॉइन ने हेड शो करा है या तो कॉइन ने हेड नहीं शो करा है, इसके अलावा और कोई चीज तो है नहीं। तो यानी सिर्फ दो ही हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स बनेंगे, E1 एंड E2, और एक इवेंट बनेगा ए जो गिवन इवेंट है। गिवन क्या है कि जो ए ने रिपोर्ट करा है कि वो हेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ए रिपोर्टेड इट इज अ हेड, ए रिपोर्टेड इट इज अ हेड। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी ऑफ इवन की कॉइन शोज हेड। तो हमें पता है कि सारी चीजें हमारे को कॉमन सेंस का या लॉजिक का या फिर कोई फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बट अलग से हमारे पास कोई फॉर्मूले तो यूज होते ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट चलता सब कुछ। तो कॉइन शोज हेड मतलब कि जो कॉइन है उसके अंदर हेड आ रहा है। अब बेटा एक कॉइन के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी 1/2। ठीक है ना। अब आते हैं बारी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 की। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास कि ए रिपोर्टेड हेड, ए ने हेड रिपोर्ट करा कब, व्हेन कॉइन शोज हेड। मतलब ए ने क्या करा है,
सच बोला है, और ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरह से यूज करना है। अब देखना पी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू किस तरह से यूज होगा फाइंड आउट करने के लिए। इट मींस की प्रोबेबिलिटी आपके पास कॉइन ने क्या शो करा है या फिर ए ने क्या रिपोर्ट करा है, हेड। कब? जब हमारे पास कॉइन ने हेड नहीं रिपोर्ट किया था, जब कॉइन ने हेड नहीं शो किया था, मतलब ए ने झूठ बोला है कि हेड आया है, बट क्योंकि कॉइन में तो हेड है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5। ये बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारे जो बेसिक हमारे को फॉर्मुले चाहिए होते हैं बेस थ्योरम के लिए वो हमारे फाइंड आउट हो गए। अब फटाफट बेस थ्योरम का फॉर्मुला लगा देते हैं। फॉर्मुला हमारे को पता है कि पी ऑफ इवन ऑब्लिक ए ही हमारे को फाइंड आउट करना है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शोज हेड व्हेन ए रिपोर्टेड दैट इट इज ट्रूथ, व्हेन ए रिपोर्टेड इट इज अ हेड, कि भाई ए ने रिपोर्ट करा हेड और एक्चुअल में भी क्या आया है हेड, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मुला है पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू। ठीक है, सारी वैल्यूज अब आपको पुट कर देनी है। तो पी ऑफ इवन मतलब हमारे पास 1/2, पी ऑफ ए ऑब्लिक इवन मतलब 4/5 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/5 प्लस पी ऑफ ई टू कितना है हमारे पास 1/2 और ए ऑब्लिक ई टू कितना है 1/5। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 4/10 अपॉन में 4 प्लस 1/10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर अगेन क्या आ गया हमारे पास 4/5। ठीक है, तो जो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी वही हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन करके आ रही है। क्लियर बेटा? चलिए ये बस को नोट कर लीजिए। तो अगर बेटा आंसर 4/5 है तो दैट मींस ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का, और बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कि पी ऑफ ए ऑब्लिक बी इक्वल आएगा पी ऑफ ए ऑब्लिक बी के, तो यानी पी ऑफ ए ऑब्लिक बी को देखते हैं क्या बनेगा वो हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। ठीक है, अब अगर ए सबसेट है बी का, पर ध्यान समझना भाई ये सेट पूरा ए है, ए अगर सबसेट है, सबसेट मतलब पार्ट है किसका? बी का, तो ये बी है और ये ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में हमेशा कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? ए वाला, तो यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ए के, और यहां पर है पी ऑफ बी, तो यानी हमारे पास आंसर आया पी ऑफ ए बाय बी, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो पी ऑफ ए बाय पी ऑफ, बिकॉज अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन हमारे पास जो बी होगा वो क्या होगा? ए ही तो होगा। क्लियर? चलिए, ए इज नोन टू हिट द टारगेट 5 आउट ऑफ 9 टाइम्स, तो इसका मतलब जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो होगी जी 5/9। Whereas B is known to hit in the same target in 6 hours, 6 out of 11 shots, 11 shots sorry। तो P of B कितनी है बेटा हमारे पास 6/11। What is the probability that the target would be hit once when they both try? अब दोनों ट्राई कर रहे हैं तो टारगेट अगर हिट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब टारगेट हिट कैसे हो सकता है कि या तो आपके पास ए का टारगेट लगे बट बी का ना लगे, या फिर बी का टारगेट लगे ए ना लगे, या फिर दोनों का टारगेट लग जाए, तो आपको बोल सकते हो कि द शॉट हैज बीन मेड। बट अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम इसको उल्टा कैलकुलेट करते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आपके पास, पहले क्या था हमारे पास कि टारगेट में हिट वन, हाँ तो पहले 3 केस बने थे, अब इसका उल्टा कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉन टारगेट इज हिट। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की नन टारगेट इज हिट, कि कोई भी टारगेट हिट नहीं करेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई टारगेट हिट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि कोई भी टारगेट हिट करेगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोई भी नहीं करेगा, तो नन टारगेट इज हिट। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी, नन टारगेट का मतलब हो गया हमारे पास, इट मींस कि मतलब
ए ने भी टारगेट हिट नहीं करा एंड बी ने भी टारगेट हिट नहीं करा, और एंड का मतलब हमें पता है कि वो होता है इंटरसेक्शन। तो इट मींस हमारे पास ये आएगा नन हिट द टारगेट, मतलब ना ही ए करे ना ही बी, और 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। 1 माइनस पी ऑफ ए डैश कितना है भाई, पी ऑफ ए अगर 5/9 है तो पी ऑफ ए डैश हो जाएगा 4/9, पी ऑफ बी हो जाएगा आपके पास 6/11। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1 माइनस एलसीएम कितना आ गया 39, और ये कितना आ गया, और सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो उसमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, सीधा वैल्यूज डाल दी हमने। 4 6 24 माइनस, ठीक है, और 1 माइनस भेजनी है हमारे को जो वैल्यू 1 माइनस 24/99 भेजनी है। तो ये आएगा हमारे पास 99 माइनस 24/99, 9 में से 4 गया 5, हो गया 7, तो 75/99, यहाँ पर 79/99 दिखाई दे रहा है हमारे को। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, चेक कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट नन टारगेट इज हिट, ठीक है, कि उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट वंस दे ट्राई बोथ ट्राई। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई कम से कम एक बार तो टारगेट हिट करना चाहिए। तो इसमें या तो ऐसा होगा कि एक करे ना करे, या तो दोनों करे, ठीक है, या तो दोनों करे। अब अगर हमारे पास है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन टारगेट इज हिट, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक तो कुछ नहीं लग रही है मेरे को, एक बार फिर भी चेक कर लो। अच्छा ये 5/11 आना था, सॉरी ये पी डैश है, तो हमने वो निकाला पी ऑफ ए 5/9 है तो ये 4/9 है, ये 5/11 है, ठीक है, क्योंकि 6/11 है, बी डैश है 1 माइनस पी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 5 4 20, ये भी 20, तो ये आएगा हमारे पास 79/89। हाँ अब ठीक आ रहा है क्योंकि अब ऑप्शन भी आपके पास मैच कर रहा है। देर बच्चे तो इस पर थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि a pair of die is thrown together and the sum of points of the two die is noted। तो हमारे को पता है कि जब हमारे पास सैंपल स्पेस में जो आएगा वो आएगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन टिल 6 6। तो दैट मींस हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। ये तो हमारे को पता है कि जब पेयर ऑफ डाई चलती है तो हमारे पास 36 आउटकम आते हैं। अब उसमें जो आपका इवेंट बोला गया है वो इवेंट क्या है कि सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ द टू डाई इज नोटेड। तो आप सम नोट कर रहे हो, तो सम हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास जो सम स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो सम हो सकता है 2 3 4 एंड सो ऑन, वो लास्ट 6 6 तक जाएगा, तो यानी सम हमारे पास 12 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा सम हमारे को दे रखा है उसमें से कि 10 है, फिक्स कर दिया जी 10 है हमारे पास, पर जहां वो 2 से 12 सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाई हैज शोन द पॉइंट 4। तो यानी कि एक कंडीशन दे रखी है आपको और दूसरी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से इवेंट हमने बना लिया, ए हमने क्या बना लिया कि सम जो है वो कितना है 10 है, बी हमने क्या बना लिया कि हमारे पास 1 डाई शो 4, ठीक है, वन ऑफ द टू डाई बोला इसने, किसी एक डाई में ही आना चाहिए। अब सम 10 कब कब आ सकता है हमारे पास, तो 1 से नहीं आ सकता, 2 से नहीं आ सकता, 3 से भी नहीं आ सकता, सबसे पहले 4 से आएगा, तो 4 6 फिर 5 5 या फिर 6 4। अब वन ऑफ द डाई शो 4 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास पहले 1 4 2 4 3 4 फिर 4 4 फिर 5 4 एंड 6 4। इसके अलावा 4 वाली लाइन भी चलेगी। अच्छा अब ये 4 4 वाला नहीं चलेगा क्योंकि वन ऑफ द टू डाई बोला है इसमें, तो ये दोनों डाई वाला नहीं चलेगा। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 तो नहीं आएगा, देन 4 5 एंड 4 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे 4 वाले आउटकम हो गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है हमारे से, बी की, किस पर, ए पर। तो यानी हमसे पूछा गया है P of B oblique A, which is P of B intersection A upon P of A। अब B intersection A का मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन कौन आएगा, एक तो ये आ जाएगा जिसमें 4 आ रहा है, तो यानी 2 आउटकम कॉमन है हमारे पास आउट ऑफ 36, और A में कितने जी हमारे पास टोटल 3 ही है, तो यानी 3/36। वैसे इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, बट हमारे को P of B oblique A निकालना था। अगर A oblique B निकालना था तो हमारे को B पूरा लिखने की जरूरत है,
तो ये आएगा बेटा हमारे पास आंसर 2/3। तो यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, लेट ई बी द इवेंट किंग और क्वीन इज ड्रॉन। तो ई इवेंट क्या है हमारे पास, किंग और क्वीन, तो या तो किंग है या तो क्वीन है, ठीक है जी। और एफ इवेंट क्या है हमारे पास, क्वीन और जैक, ठीक है जी। आपको बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है इसमें से। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब हमारे पास 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड किंग हो या क्वीन हो वो हो जाएगा 8/52। सिमिलरली क्वीन और जैक में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जी वो भी हो गया 8/52। अब आते हैं सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ पर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। सबसे पहले कॉमन क्या दोनों में, कि जो क्वीन वाले कार्ड्स हैं, तो यानी 4 कार्ड्स हमारे पास क्या है, कॉमन है। कॉमन क्या आ गया जी हमारे पास, क्वीन कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी जी, 4/52। अब हमारे को पता है इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं से भी मेरे पास 4/52 नहीं आएगा। आप चेक करके देख लो, तो चेक कर लेते हैं पहले, क्या पता आ भी जाता है। 4 2 ज़ा 4 13 ज़ा 4 2 ज़ा 4 13 ज़ा। मैं अगर P ऑफ E इंटू P ऑफ F करूंगा भी तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 4/169। तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स, आपको दे रखा है बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो B है वो है 1/2, और जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास A इंटरसेक्शन B की वो है 1/4। देन द वैल्यू ऑफ P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बेसिक वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा ना, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A और नॉट B। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हमें दे रखी है कितनी, 1/4, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 3/4, ठीक है। तो यानी A और B की प्रोबेबिलिटी का हमारे पास यहां पर कोई यूज ही नहीं हुआ। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, if A and B are two mutually exclusive event, two mutually exclusive event का मतलब कि जो P of A intersection B है वो 0 है, तो आपको बताना है कि P of A union B क्या होगा। तो बेटा P of A union B का फॉर्मूला हमारे को पता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये हमारे पास 0 है, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करके अ मैन स्पीक्स द ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, he picks one of natural number in the set this and reports that it is even, the probability that it is actually even। ठीक है, बिल्कुल वही ट्रूथ वाला क्वेश्चन आ गया जो बेस थ्योरम का भी हमने किया था। सबसे पहले इवन बनाएंगे। इवन में क्या है कि जो आपने नंबर पिक करा है वो नंबर क्या है, इवन। आप सीधा लिख दो कि नंबर इज इवन, ठीक है। E2 क्या हो गया हमारे पास, कि जो नंबर है वो इवन का अपोजिट ऑड हो गया, ठीक है ना। और A क्या है कि मैन रिपोर्ट्स इट इज इवन। सारे इवेंट्स बन चुके बेटा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी इवन की एक्चुअली में जो नंबर है कि वो क्या है, इवन है। तो बेटा 7 नंबर है हमारे पास, 7 में से हमारे पास इवन कितने हुए, 3। तो यानी कि 3/7 प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है वो इवन है। और E2 4/7, बिकॉज हमें पता है इन दोनों का सम हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। फिर हम बात करेंगे किसकी, P ऑफ A ऑब्लिक इवन की, ठीक है। स्टेटमेंट साथ पढ़ना, प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट्स इट इज इवन व्हेन द नंबर इज इवन। मतलब नंबर एक्चुअली में इवन था और मैन ने भी क्या बोला कि भाई इवन ही आएगा, तो दैट मीन्स जो आदमी है वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, 2/3। फिर P ऑफ A ऑब्लिक E2 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट्स इट इज इवन व्हेन द नंबर इज ऑड। मतलब नंबर तो ऑड था बट उसने बोल दिया कि इवन है, तो दैट मीन्स उसने झूठ बोला, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर सच बोलने की 2/3 है तो झूठ बोलने की हो जाएगी 1/3। सब कुछ हमारे पास आ चुका है,
और हमारे पास हमेशा आंसर आपको बताया कि E1/A रहेगा। फॉर्मूला आप सबको पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 होल डिवाइडेड बाय सेम P ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मत करो कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर सेम रहने दो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो ये आ गया बेटा 6/21 ओवर 6/21 प्लस 4/21, तो यानी 6/21 ओवर 10/21, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/10 यानी कि 3/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन डी इज एग्जैक्टली करेक्ट। ये बच्चे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर ए 1/2 एंड 1/3। अब वैसे तो बेटा क्वेश्चन में दे ही रखा है हमारे को कि इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं ए और बी, बट आप याद रखो हमेशा कि जब भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे, जब भी ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पर जो बेटा उनकी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज रहेंगी वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना ह्यूमन बींग्स के लिए। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर लिखा नहीं भी होता पर हमारे पास पता है कि ए और बी दो पर्सन है, तो दैट मींस हम लोग उसको इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक करे एग्जैक्टली, तो इसका मतलब या तो ए करे बट बी ना करे, या फिर ए ना करे और बी कर ले। अब क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हमारे को बहुत अच्छी चीज पता है कि ये इक्वल होगा P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी डैश के, और ये इक्वल होगा P ऑफ ए डैश इंटू P ऑफ बी के। अब P ऑफ ए कितना है हमारे पास 1/2, P ऑफ बी डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 विच मीन्स 2/3, P ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2, और P ऑफ बी कितना है जी 1/3। तो ये बेटा हमारे पास एलसीएम सेम रहने दो, आ गया 2/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यानी ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन फिजिक्स, तो मैं इसको क्या करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश लिख देता हूं कि स्टूडेंट्स फेल हो गए फिजिक्स में, वो कितना 30%, तो यानी 30/100 होगी, कि 25% फेल इन मैथमेटिक्स, तो मैं इसको P ऑफ M डैश से नोट कर लेता हूं, यानी कि 25/100 एंड 10% इन बोथ, तो यानी कि P डैश इंटरसेक्शन M डैश वो कितना है जी 10%, यानी कि 10/100 आ जाएगा। ठीक है, one student is chosen at random, the probability that she fails in physics, ठीक है, if she has failed in mathematics, अच्छा a given probability कि she fails in physics, तो यानी हमारे को probability of P डैश निकालनी कब, जब पता है वो मैथ्स में भी क्या होगी है फेल होगी है, तो ये हमारे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, probability of P डैश इंटरसेक्शन M डैश अपॉन probability of M डैश। ये हमारे को गिवन है कितना 10/100, और ये हमारे को कितना गिवन है 25/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा क्या 10/25 यानी कि 2/5, तो ऑप्शन बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता कब, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी शी फेल्ड इन फिजिक्स बट पास इन मैथमेटिक्स, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता था, बट ऐसा यहां पर कुछ नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बॉक्स कंटेन्स 3 ऑरेंज बॉल्स, 3 ऑरेंज बॉल्स है, ठीक है ऑरेंज, 3 ग्रीन बॉल्स है एंड 2 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक बॉक्स के अंदर चीजें हैं। अब 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि जो बॉल ड्रॉ करी है वो वापस नहीं रखी, पहली बॉल ड्रॉ करी उसको वापस नहीं रखा, दूसरी करी उसको वापस नहीं रखा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको
2 ग्रीन एंड 1 ब्लू। और मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में जब भी यूज होगा हमारे पास इस तरह से, तो आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चलेगा, विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब 2 ग्रीन है, टोटल 3 ग्रीन थी, अब 3 में से वो कोई सी भी 2 ग्रीन हो सकती है, तो यानी कि 3C2 एंड मतलब इनटू 1 ब्लू है। आपके पास अवेलेबल 2 ब्लू बॉल्स हैं, पर उन दोनों में से वो कोई सी भी एक ब्लू बॉल हो सकती है, तो 2C1 अपॉन में ओवरऑल क्या आ गया है कि 3 + 3 6 2 8, 8 में से 3 बॉल्स आपने ड्रॉ करी, तो यानी 8C3। अब 3C2 इक्वल आएगा बेटा 3 के, 2C1 इक्वल आएगा 2 के। ठीक है ना, हमें पता नहीं प्रॉपर्टी कि NC1 किसके इक्वल होता है, N के, और NCN-1 भी किसके इक्वल होता है, N के। ठीक है, और 8C3 को आप कैलकुलेट कर लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया बेटा आपके पास 6 ओवर, ये हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और ये ऊपर 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, होल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अब 3 फैक्टोरियल भी हमारे पास 6 होता है, तो ये आ गया 6 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6, एक 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, तो यानी आंसर आ गया हमारे पास 3/28। चेक करते हैं ऑप्शन में हम लोग, 3/28 तो हमारे को ऑप्शन में नहीं है, मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं सारे ऑप्शन में, न्यूमरेटर में हमारे पास 5 की टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी कुछ बेटा 5 के मल्टीपल में होना चाहिए था। जो विदाउट प्लेसमेंट में हमारे पास 2 ग्रीन है और 1 ब्लू है, तो ग्रीन 3 थी तो 3C2, ब्लू 1 है तो 2C1 अपॉन 8C3। ठीक है, 3 2 जा 6 इंटू, ऊपर बेटा 5 आने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, ये 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा हमारे पास। यहां पर बेटा मुझे ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि ऑप्शन गलत है हमारे पास। ऑप्शंस में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन को चेक करने में डाल देते हैं हम लोग, मैं इसका आंसर चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बेटा कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, इसको मैं स्टार क्वेश्चन बोल देता हूं। ठीक है, तो स्टार क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऑप्शन में कुछ करेक्शन है तो बेटा वहां पर आपको मैं कमेंट करके बता दूंगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन में बोले कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने इसको सब्जेक्टिव में भी करा हुआ, फटाफट उसको ऑब्जेक्टिव वे से भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा लिखेंगे नहीं, तो समझेंगे। इवन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, डायमंड है। ठीक है, लॉस्ट कार्ड क्या है हमारे पास, डायमंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे तो हम लोग पूरा आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रहे हैं, बट जब आप एग्जाम करेंगे तो सीधा इवन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, E2 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, और ए इवेंट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। ठीक है, पी ऑफ इवन का मतलब क्या हुआ कि जो कार्ड गुम हुआ वो क्या है, डायमंड का। हमें पता है डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं टोटल, तो 13 में से कोई सा भी कार्ड हो सकता है, बट एक ही कार्ड है तो आप उसको 13/52 लिख सकते हो, तो यानी कि 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बाकी बचे 39 कार्ड हो गए, तो 39/52 यानी कि 3/4, इनका सम 1 आ रहा है। यस, फिर P ऑफ A ऑब्लिक इवन का मतलब क्या हुआ, बड़ा ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी कि जो आपने दोनों कार्ड्स ड्रॉ करे हैं वो डायमंड है, कब, जब लॉस कार्ड भी क्या है, डायमंड। अब आपके पास टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड गुम हो चुका है, और वो कार्ड कौन सा है जो गुम हुआ है, वो कार्ड है डायमंड का। वो कार्ड किसका है बेटा, डायमंड का है। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास डायमंड कितने बचेंगे, 11। भाई देखो टोटल 52 कार्ड थे,
उसमें से 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है, और बाकी 39 अदर कार्ड होते हैं। अब जो आपके पास एक कार्ड गुम चुका है, ठीक है, तो यानी इन 13 में से -1 होके अब आपके पास 12 डायमंड बचे हैं, और 52 में से भी तो एक कार्ड कम हो गया, और आपके पास 55 टोटल बचे। अब जो आपने दोनों कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड है, तो यानी वो इन 12 में से ही आए होंगे। तो यानी उसमें से पहले कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 12/51, बिकॉज तो सॉरी 52 - 1 51, हमारे पास 51 लगी थी, इनटू दूसरे वाले के लिए अब एक कार्ड डायमंड निकल चुका है, तो अब बचे 11 डायमंड, और 51 में से भी अब एक और कार्ड निकल चुका है -1, तो अब बचे हमारे पास 50 कार्ड। तो यानी क्या हो गया हमारे पास 11/50, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12, 4 3 से तो नहीं होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 17 ज़ा 51, ठीक है ना, फिर 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा, या फिर अभी तो डिनोमिनेटर ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन करने में बाद में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, अभी ऐसे रहने देते हैं। फिर आ जाओ P ऑफ A ऑब्लिक E2 पर। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो दोनों कार्ड निकाले गए हैं वो डायमंड के हैं, कब, जब जो कार्ड गुमा था वो डायमंड का नहीं था। अब वही अगेन 52 कार्ड थे टोटल, 13 डायमंड और 39 अदर कार्ड थे, एक कार्ड गुम गया तो बचे 51, बट इस बार वो डायमंड का नहीं है, तो यानी डायमंड तो 13 ही है। फिर अब दो कार्ड निकाले गए, उसमें से पहले कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/51, इंटू अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/50, ठीक है। अब सही है, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास पहले वाले कार्ड के लिए टोटल आउटकम कितने थे 51, अब एक वो भी निकल गया, तो अब टोटल आउटकम कितने बचे 50, इसलिए वो आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे को पता है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आपके पास डायरेक्ट फाइंड आउट करने का आंसर है, विच इज P1 और P ऑफ E1 ऑब्लिक A। फॉर्मूला आपको पता होता है, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये 1/4 इंटू 12/51 इंटू में 11/50 होल डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, फिर प्लस 3/4 इंटू 13/51 इंटू में 12/50, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बेटा सबके सेम है, तो डिनोमिनेटर आप उड़ा सकते हो, न्यूमिनेटर में बचेगा सिर्फ 12 इंटू 11 अपॉन में 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको और इजी बनाने के लिए देख सकते हैं बेटा हम लोग कि 12 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 11 प्लस 13 3 ज़ा 39, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, बचा क्या 11 बाय ये आ गया 50, तो 11/50 यानी ऑप्शन 1 ही हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो था ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट एमसीक्यू के वे में पूछा गया है, पर तरीका आपके पास इसमें वही रहेगा, बस हम लोग टाइम कहाँ बचा सकते हैं ये सारी स्टेटमेंट लिखने के लिए, बट क्योंकि अभी आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है तो बेटा स्टेटमेंट तो आपको बतानी पड़ेगी, वरना जो काम है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट हो जाएगा आपके पास 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 1 मिनट, शायद क्वेश्चन 2 बार ही हो गया। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. तो बहुत मल्टीपल कंडीशन है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, अभी हम ये सोच के समझ चल रहे हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने बेस थ्योरम के साथ स्टार्ट करा, सबसे पहले E1 लिखा जिसकी हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमने लिखा कि कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास E2 कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। फिर हम लोग इवेंट ए ढूंढेंगे, ए इवेंट मतलब जो क्वेश्चन में गिवन हो। अब अगर आप पूरा क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ हमारे को क्या है, डाटा दे रखा है, कोई भी कॉन्क्रीट इवेंट नहीं गिवन कि ये इवेंट हो चुका है। जैसे अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.65। फिर 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, मतलब अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो कंस्ट्रक्शन जॉब की कंप्लीट होने का जो टारगेट है या प्रोबेबिलिटी है वो है 0.80, और 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक,
और अगर स्ट्राइक हुई तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड होने के हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.32। तो दैट मीन्स कहीं पर भी हमारे को क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन या फैक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब फैक्ट क्या है, आपको डाटा दे रखा है सिंपल, बट कोई इवेंट आपको गिवन नहीं है, और इवेंट गिवन नहीं है तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं होगा, ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का बन गया तो हमारे को सिर्फ क्या चेंज करना है कि जिसको हमने E1 माना था उसको आप ए मान के चलोगे, ये हमारे पास क्या रहेगा ए, तो दूसरे वाला E2 वाला अपने आप ही हट जाएगा, बिकॉज E2 तो हमारे पास E1 का ऑपोजिट होता है। अब जब E1 ही नहीं था तो वो E2 भी हट जाएगा। अब हम क्वेश्चन में से E1 और E2 इस तरह से ढूंढेंगे कि उनकी इस प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ये दे रखा है कि जो 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि देयर विल बी स्ट्राइक, और अगर 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब 0.65 का मतलब कि अगर 65% चांस है कि स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक ना होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 35%। टोटल मिला के तो 100% हो गया। तो दैट मीन्स हमारे पास ये E1 और E2 बन सकता है। तो E1 क्या बना, देयर विल बी स्ट्राइक, देयर विल बी स्ट्राइक, और E2 क्या बनेगा, देयर विल नॉट बी स्ट्राइक, देयर विल नॉट बी स्ट्राइक। ठीक है, अब आ जाते बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने पर। P ऑफ E1 मतलब कि देयर विल बी स्ट्राइक वो दे रखा है 65% है यानी 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब कि वहां पे स्ट्राइक नहीं होगी तो वो हमारे पास 0.35। फिर आ जाओ P ऑफ A ऑब्लिक E1 पर। अब बड़े ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर विल बी स्ट्राइक। तो सब कुछ तो दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में कि अगर स्ट्राइक होगी तो आपके पास कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं, 32%। तो यानी ये आ गया बेटा हमारे पास 0.32। और उसी तरह से P ऑफ A ऑब्लिक E2 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, इफ देयर विल बी नो स्ट्राइक। और वो भी दे रखा है कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाती है, स्ट्राइक नहीं है, उसके चांसेस 80% है, तो यानी कि 0.80 है। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया तो अब हम लोग सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि P ऑफ E1 ऑब्लिक A हमारे को कैसे मिलेगा। पहले P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 0.32, फिर यही सेम आ जाएगा बेटा हमारे पास, और प्लस 0 P ऑफ E2 यानी 0.35 इंटू 0.80। अब बेटा सारा खेल कैलकुलेशन का है तो चलो रफ में फटाफट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पहले 65 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो यह देगा जी 2 5 से 10, 2 6 से 12 और ये 130 आ गया। तो 3 5 से 15, सॉरी 3 5 से 15, 1 कैरी, 3 6 से 18 और 1 19। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 0, 5 और 3 8, 9 और 1 10, तो ये आ गया 2080। तो ये आएगा 0.2080। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट हो जाएंगे टोटल डेसिमल से पहले वाले, तो 0.2080 प्लस इसमें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28 है ना, 40 और एक 0 इसका भी लगाते ताकि 0 पॉइंट इस तरह से बन जाए। तो ये आ जाएगा 0.2080। अच्छा, हमारे पास एक गलती कर दी हमने यहाँ पर कि ये हमारे पास बेस थ्योरम का तो क्वेश्चन रहा ही नहीं, ये तो हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया था। और जब भी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा तो आपको हमेशा P ऑफ A फाइंड आउट करना होगा, और P ऑफ A क्या होता है हमेशा, जो हमारे पास बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है बेटा हमारे पास, जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इतनी सा पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं, जल्दी हो जाएगा ये। अब मैं बेटा क्योंकि वैल्यूज पुट कर चुका था तो मैं सीधा आंसर लिखता हूं, तो 0.2080 प्लस 0.2880, तो ये आ गया 0, 8 और 8 हमारे पास, एक मिनट, ये 288 आया था, नहीं 2800 आया था, है ना। ये जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था, तो 35 8 जा कितना होता है, 8 5 जा 40, 4 कैरी 25, तो 280 होता ना, तो 80 का 0 और आ जाएगा। हाँ, तो ये बनेगा हमारे पास 0 0 8 8 0 8 और 2 और 2 4, तो 0.4880 या फिर सिंपली 0.488।
क्लियर एवरीवन, इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला बेटा कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, 3 बॉक्स है हमारे पास, एक फर्स्ट बॉक्स है, एक सेकंड बॉक्स है, एक थर्ड बॉक्स है, तीनों में 2-2 कॉइन्स है। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, तो दोनों कॉइन्स है वो गोल्ड के हैं, मतलब ये भी गोल्ड का कॉइन, ये भी गोल्ड का कॉइन। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन, दोनों सिल्वर के हैं। एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक गोल्ड का एक सिल्वर का है। अब पर्सन चूजेज है, पहले एक पर्सन एक बॉक्स चूज कर रहा है, फिर उसमें से एक कॉइन ड्रॉ कर रहा है, और फिर देखा गया कि जो कॉइन है वो किसका है, गोल्ड का है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन है, जो दूसरा कॉइन है वो भी क्या है, गोल्ड का है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, आपके पास 3 अलग अलग बॉक्स हैं, तीनों में 2-2 कॉइन है, और हमारे को पता लग गया कि भाई पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड है, दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर है, और तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर। अब वो आपको बता रहा है कि पहले उसने एक बॉक्स चूज करा है, उसमें से एक कॉइन निकाला, फिर पता चला जी जो कॉइन निकाला गया है वो तो गोल्ड का है। आपको प्रोबेबिलिटी बताने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा कॉइन होगा वो भी गोल्ड का होगा। अब दूसरा कॉइन भी गोल्ड का तब होगा जब वो फर्स्ट वाले में से निकलेगा, तो यानी कि आपको फर्स्ट बॉक्स की बताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इवन क्या बन गया हमारे पास कि आपको बताना कि बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, कि जो बॉक्स उसने सिलेक्ट किया था वो बॉक्स 1 था। ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा, बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। E3 क्या हो जाएगा, बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड। ठीक है, कि 3 बॉक्स है, तीनों के लिए अलग अलग देख लिया हमने। ए क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉइन क्या है, सॉरी हमारे को गिवन क्या है, हाँ ये तो है, फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं फटाफट। P ऑफ E1 का मतलब कि पहले की बॉक्स 1 सिलेक्ट हो, भाई टोटल 3 बॉक्स है, 3 में से कोई सा भी बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो P ऑफ E1 हो गया 1/3, यही हमारे पास हो जाएगा P ऑफ E2, और यही हो जाएगा हमारे पास P ऑफ E3। फिर देखेंगे हम लोग कि P ऑफ A ऑब्लिक E1 क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन क्या है, गोल्ड का, कब, जब बॉक्स 1 सिलेक्ट किया था, और बॉक्स 1 में बेटा दोनों ही कॉइन जो कॉइन है वो क्या है, गोल्ड के हैं, तो आप कोई सा भी कॉइन निकालो वो तो गोल्ड का रहना है। तो यानी फेवरेबल आउटकम्स भी 2 और टोटल आउटकम्स भी 2, तो यानी कि 1 होगी प्रोबेबिलिटी। फिर P ऑफ A ऑब्लिक E2 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड व्हेन बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। अब बेटा फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास कॉइन तो गोल्ड का है ही नहीं, तो यानी फेवरेबल आउटकम्स 0 और टोटल आउटकम्स 2, तो यानी कितना आ गया, 0। और फिर P ऑफ A ऑब्लिक E3 का मतलब कि प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड व्हेन बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड। अब बॉक्स 3 में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 2, तो 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हमारे को फाइंड आउट करना होगा P1 ऑफ E1 ऑब्लिक A। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख रहा हूँ बेटा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E3। तो ये क्या बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली 1/3 अपॉन में इसका कितना आ जाएगा, ये 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 अपॉन में इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो जाएगा 2 + 1, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3। तो 2/3 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो यानी ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, इसको भी बेटा आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो अर्न मतलब एक बॉक्स की तरह है हमारे पास। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ही क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। पहले क्या करा गया, एक बॉल निकाली गई, उसका कलर यहाँ पर +1 करा गया कि एक बॉल ड्रॉ करी, कलर उसको +1 रहने दो, तो 1 बॉल ड्रॉ करी गई बाहर, कलर नोटेड एंड आर पुट इन द अर्न। ठीक है, अच्छा, एंड इज रिटर्न टू द अर्न, इसको वापस डाल दिया। फिर मोर ओवर क्या करा गया, 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, मतलब ये तो एक बॉल जो निकाली थी वही एक बॉल वापस डाल दी। फिर क्या करा है, 2 एडिशनल बॉल्स डाली गई हैं, 2 एडिशनल बॉल्स, ठीक है, ऑफ कलर नोटेड,
जोन सा भी कलर निकला था उसी कलर की दो अलग से एडिशनल बॉल डाली गई है। और फिर क्या करा गया है, कलर नोटेट करने के बाद जो दो बॉल्स डाली गई उसके बाद क्या करा गया है, वन बॉल ड्रॉ करी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज रेड। तो जो हमने फर्स्ट बॉल सिलेक्ट की थी यहां पर आपको बताने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रेड थी। मल्टीपल कंडीशन है तो हम लोग बेस थ्योरम मान के चलेंगे। तो इवन क्या हो गया हमारे पास कि सेकंड बॉल इज रेड। अच्छा, कि जो सेकंड बॉल रेड है, फर्स्ट बॉल रेड नहीं, सेकंड बॉल मतलब ये वाली बॉल आपको रेड बतानी है, ठीक है, जो सेकंड टाइम ड्रॉ करी है। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, तो E2 क्या हो जाएगा, सेकंड बॉल इज इसका अपोजिट ब्लैक। अब बात आती है ए की कि गिवन क्या है हमारे को, तो कहीं पर भी हमारे को कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। पहले बॉल निकाली है, ये नहीं बताया कि कौन से कलर की निकली है, बट ये बताया कि पहली बॉल निकाली है, कलर नोट करा है और बैग में डाल दिया। फिर उसी कलर की दो बॉल्स और बैग में डाल दिए और फिर एक बॉल निकाली है, बट कहीं पर ये नहीं बताया कि जी कलर का जो बॉल है उसका कलर ये आया है। तो दैट मीन्स हमारे पास ए मिसिंग है। ए मिसिंग है तो आपको तरीका पता लग गया कि हमारे पास ए जो है वो क्या है कि सेकंड बॉल इज रेड। तो यानी E1 और E2 हमारे को खुद देखने पड़ेंगे। अब अगर बेटा ए में हमारे पास सेकंड बॉल की बात आ रही है तो हम लोग E1 E2 के लिए फर्स्ट बॉल की बात देखते हैं कि जो सबसे पहले बॉल हमने जो ड्रॉ की थी उसका कलर क्या था। तो हमने बोला कि भाई जो फर्स्ट बॉल है वो क्या हो सकती है, या तो रेड हो सकती है या तो क्या हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकती कि फर्स्ट बॉल इज रेड या फिर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, यही हो सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ P ऑफ E1 पर कि प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉल इज रेड। भाई हमारे पास टोटल 5 रेड है और 5 ब्लैक है, तो पहली बॉल जो निकाली उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/10, बिकॉज 5 रेड है और टोटल 10 बॉल है। ऐसे ही P ऑफ E2 मतलब प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है और अब ब्लैक भी 5 है, तो उसके भी हमारे पास ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम 5/10। सम 1 आ रहा है तो दैट मींस ठीक चल रहा है, यानी ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। फिर आ जाओ P ऑफ A ऑब्लिक E1 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी आपके पास जो सेकंड बॉल जो निकाली गई है वो तो रेड है, कब, जब फर्स्ट बॉल भी रेड थी। तो बड़ा ध्यान समझना कि जो फर्स्ट बॉल थी वो क्या थी, रेड थी। अगर फर्स्ट बॉल बेटा रेड थी हमारे पास तो यानी कि जो हमारा कलर नोटेड हुआ अगर वो रेड हुआ तो यानी दो एडिशनल रेड कलर की बॉल जाएंगी। अब दो एडिशनल रेड कलर की बॉल गई तो मतलब 7 रेड और 5 ब्लैक होगी। और फिर जो बॉल निकली है सेकंड बॉल वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 फेवरेबल आउटकम, बिकॉज अब 7 रेड हो चुकी है, डिवाइड बाय टोटल 12 बॉल्स हैं। क्योंकि अगर पहली वाली रेड कलर की बॉल निकली है तो आपने दो रेड कलर की बॉल ही यहां पर और डाली, अब 2 कलर की रेड बॉल और डाली तो बेटा टोटल बॉल 7 होगी हमारे पास रेड कलर की, और फिर एक बॉल निकाली गया तो फेवरेबल 7 आउटकम, टोटल 7 + 5 12 आउटकम। और इसी तरह से P ऑफ A ऑब्लिक E2 का मतलब क्या हुआ बेटा कि प्रोबेबिलिटी आपके पास सेकंड बॉल क्या है, रेड है, कब, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड, कब, जब हमारे पास सेकंड बॉल क्या है, जब फर्स्ट बॉल क्या है, ब्लैक। अब अगर बेटा फर्स्ट बॉल ब्लैक है, रेड की जगह पर क्या है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो यानी अब 2 ब्लैक बॉल इसमें डाली गई। अब अगर 2 ब्लैक बॉल डाली गई तो यानी रेड तो 5 रही बट ब्लैक वाली क्या रहेगी, 7 होगी। अब जो बॉल निकाली है वो रेड निकली है, तो अब जो रेड निकली है तो रेड के फेवरेबल तो 5 ही है, बट टोटल कितने हो गए, 12। और हमारे पास ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो यानी P ऑफ A निकालना है। P ऑफ A क्या होता है, जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है, यानी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A ऑब्लिक E2। तो एलसीएम तो इसका 24 ही आ गया, ये बना 7 + 5 तो यानी 12/24, यानी 1/2, तो यानी ऑप्शन ए मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो बिल्कुल बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है और अच्छी बात क्या है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर बेटा, तो विद दिस बेटा हम लोग आज की वीडियो को एंड करेंगे। हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखे हमने, और मेन जो हमारा टारगेट था बेटा वो हमें चीजों को रिवाइज करना था कि कैसे आप लोग बेस थ्योरम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कैसे कोई क्वेश्चन पता लगता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन जो बनेगा वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का बनेगा, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो हमने देखे ही देखे, कुछ क्वेश्चन हमने वो भी देखे बेटा जिसपे बेसिक प्रोबेबिलिटी लगी थी हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले पढ़े थे। तो वो सारी चीजें बेटा हमारे को रिवाइज करनी जरूरी थी। इस वन शॉट वीडियो का पर्पस यही है कि आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करवा दी जाए और आपको बेटा खूब जम के प्रैक्टिस करनी है, खूब मॉक्स तैयार करने हैं, खूब प्रैक्टिस पेपर तैयार करने हैं, ताकि जितना भी आपने सीखा है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो आप अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं वो आपको पता लग जाए।
क्लियर बेटा? तो विद दिस जो कोर मैथ्स का बेटा सिलेबस है वो हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है फॉर सीयूटी। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द कोर मैथ स्टूडेंट्स। बेटा आपके सीयूटी एग्जाम के लिए पूरे दिल से मेहनत करनी है, पूरी जान लगा देनी है और कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उनको सॉल्व करने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, हम लोग उसको सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है, बट आपको रिप्लाई जरूर देना होगा। क्लियर बच्चे? तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन। टेक केयर बेटा, बाय बाय।